हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 10 की हिंदी बुक क्षितिज से चैप्टर 4 आत्मकथ्य की व्याख्या को देखने जा रहे हैं। इस अध्याय के कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो चलिए देख लेते हैं इस अध्याय को। सबसे पहले हम देखेंगे कवि का परिचय। तो इस अध्याय के कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी, जैसा कि मैंने बताया, और इनका जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ था। और ये काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज है, काशी में बहुत ही प्रसिद्ध, वहाँ पे पढ़े थे। परंतु इनकी उस समय की जो स्थितियाँ थी वो अनुकूल नहीं थी, जिसके कारण ना उन्होंने 8वीं से आगे नहीं पढ़ा था, क्योंकि उस समय की स्थितियाँ जो थी उनकी वो अनुकूल नहीं थी, जिस कारण उन्होंने 8वीं से आगे पढ़ाई नहीं करी थी। और फिर बाद में ना उन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी इनका अध्ययन किया घर पर ही। और ये छायावादी काव्य प्रवृत्ति के थे, जिनकी और इनका निधन जो है 1937 में हो गया था। तो सबसे पहले आज हम देख लेते हैं, आज की पंक्तियाँ सबसे पहले हैं कि मधुम गुनगुनाकर कह जाता है कौन कहानी अपनी यह, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी, आज घनी इस गंभीर अनंत नीलम में असंख्य जीवन इतिहास। यह लोग करते ही रहते हैं अपने व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते तो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गाकर रीति। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वो ना अपने आत्मकथ्य को ना लिखने के कारण को बताते हैं इन पंक्तियों में। और वो कहते हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उसका जो मन है वो प्रेम रूपी भरा गीत गाता हुआ अपनी कहानी सुनाता है। जैसे कि किसी ऐसे गीत गाते हैं जिसमें प्रेम भरा हुआ हो, ऐसे गीत गाकर सभी अपना कहानी सुनाते हैं। और फिर कवि कहते हैं कि जैसे झड़ती हुई पत्तियां होती है ना, उनकी ओर इशारा करते हैं और कहते हैं कि आज न जाने कितनी सारी असंख्य पत्तियां जो है मुरझाकर गिर जाएंगी, यानी कि उनका जीवन जो है, जीवन की जो लीला है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे पत्तियों का मुरझाकर गिर जाने का मतलब है कि जीवन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और इस प्रकार जो अंतहीन जो नीला आकाश है, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता नीला आकाश, उसके नीचे हर पल अनगिनत जाने कितने जो जीवन है उनका इतिहास जो है वो बन भी रहा है और बिगड़ भी रहा है। मतलब मृत्यु भी हो रही है और जीवन भी मिल रहा है, जन्म भी हो रहा है, मृत्यु भी हो रहा है। उस नीले आकाश के नीचे न जाने कितने अनगिनत जीवन बन भी रहे हैं और बिगड़ भी रहे हैं। और इस माध्यम से कवि ये कह रहे हैं कि ये जो संसार है वो बिल्कुल ही चंचल है, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो स्थिर है, जो टिकी हुई है हमेशा के लिए। हर किसी को आना है जाना है। तो इसी प्रकार जो संसार है वो बहुत चंचल है, कुछ भी स्थिर नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पर जो प्रत्येक व्यक्ति है वो एक दूसरे को मजाक बनाने में ही लगा रहता है। हर किसी को दूसरे में कमी नज़र आती है, चाहे खुद के अंदर कितनी भी खामियां हो, कितनी भी कमियां हो, पर हर किसी को ना अपने सामने वाले और दूसरे व्यक्ति में ज़्यादा कमियां दिखती हैं। और दूसरों का मजाक बनाना ही आजकल लोगों को ज़्यादा पसंद होता है। तो यही बात है कि अपनी कमियों को कोई नहीं कहता है। और ये जानते हुए भी कि तुम मेरी आत्मकथा जानना चाहते हो, तो कवि कहते हैं कि यदि यह उन पर बीती हुई कहानी वह सुनाते हैं तो जो लोग हैं उनको उससे आनंद मिलेगा। तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि अगर वो अपनी कहानी आत्मकथा सुनाते हैं, तो क्योंकि वो यहाँ पे बता रहे हैं अपना रीज़न कि आत्मकथा वो क्यों नहीं सुना रहे हैं, तो इसलिए वो बताते हैं कि अगर मैं आत्मकथा बताता हूँ तो उसको सुनकर सबको आनंद ही मिलेगा, सब मजाक ही बनाएंगे। और फिर इसके बाद ना, क्योंकि सबको आनंद ही मिलेगा, परंतु साथ ही जो है ना वो यह भी देखेंगे कि जो कवि का जीवन है वो कितना सुख और प्रसन्नता से बिल्कुल खाली है। इस वजह से कवि अपनी आत्मकथा ना सुनाने का रीज़न बताते हैं। फिर किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, यह विडम्बना अरी सरलते हंसी तेरी उड़ाऊँ मैं, भूले अपनी यह प्रंचवना और की दिखलाऊँ मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। तो इन पंक्तियों में कवि आगे कहना चाहते हैं कि उनका जीवन जो है वो स्वप्न के समान था, जो कि एक छलावा बनकर रह गया था।
उनके जीवन में जो कुछ भी उन्होंने पाना चाहते थे वो सब उनके पास था, उनके पास आया और उनके पास आकर भी जो है वो दूर चला गया। वो कवि जो भी अपने जीवन में पाना चाहते थे, जो उनका जीवन था वो स्वप्न के समान ही एक छलावा बनकर रह गया था। और जो यह ना उनके जीवन की एक विडंबना है कि वे अपनी इन कमजोरियों को का बखान कर जग हंसाई नहीं करना चाहते थे। वो इन कमजोरियों को बताकर जग को हंसाना नहीं चाहते थे कि जग में सब इनकी कमजोरियों को सुनकर हंसे, वो नहीं कराना चाहते थे ऐसा। तो जिस प्रकार सपने में व्यक्ति को अपने मन की इच्छा की वस्तु तो मिल जाती है और बहुत प्रसन्नता भी होती है सपने में, उसी प्रकार जो कवि का जीवन है उसमें भी एक बार प्रेम आया था, परंतु वो भी स्वप्न के भांति ही टूट गया। जैसे सपना टूट जाता है ना, वैसे उनके जीवन में प्रेम आया था पर वो स्वप्न की तरह ही टूट गया था। और उनकी जितनी भी सारी आकांक्षाएं थी महज एक मिथ्या बनकर रह गई थी, मिथ बनकर रह गई थी उनकी सारी आकांक्षाएं। ठीक है, चूँकि वे जो सुख का स्पर्श पाते पाते वंचित रह गए थे, मतलब वो आकांक्षाएं जो जितनी भी थी वो मिथ्य बनकर इसलिए रह गई थी क्योंकि उनका सुख जो है ना वो स्पर्श पाते पाते, मतलब सुख मिलते मिलते वो सारे रह गए थे, उनसे वो वंचित रह गए थे। इसलिए कवि कहते हैं कि यदि तुम मेरे अनुभवों के सार से अपने जीवन का घड़ा भरने जा रहे हो तो मैं अपनी उज्जवल जीवन गाथा कैसे सुना सकता हूँ। क्योंकि उनके जीवन में सारी चीज़ों से वो वंचित रह गए, उनको कुछ नहीं मिला, सारी चीज़ों से वो वंचित रह गए। उनका स्वप्न एक के भांति उनका जीवन की सारी चीज़ें टूट गई, छलावा ही बनकर रह गया। तो वही वो कहते हैं कि मैं अपनी जीवन की उज्जवल गाथा कैसे गा सकता हूँ कि मेरे जीवन बहुत ही उज्जवल था, तो मैं उज्जवल गाथा कैसे गा सकता हूँ जिससे तुम अपनी घड़ा भरना चाहते हो, ऐसा कहते हैं कवि यहाँ पे। फिर नेक्स्ट पंक्ति हमारी, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पीढ़ी की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा की। छोटे से जीवन की कैसे एक बड़े कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अपने सुंदर सपनों का ना वो उल्लेख करते हैं और फिर वो कहते हैं कि उनके जीवन में कुछ सुखद पल आए जिनके सहारे वो वर्तमान का जीवन भी बिता रहे हैं, जो सुख के पल उनके जीवन में आए थे। और फिर ना उन्होंने प्रेम के अनगिनत सपने संजोए थे, परंतु जो उनके सपने थे ना वो मात्र सपना बनकर ही रह गए थे और वास्तविक जीवन में उन्हें कुछ नहीं मिल सका था। क्योंकि जैसे सपना होता है वैसे उनके जितने भी अनगिनत जो सपने संजोए थे उन्होंने, वो सब प्रेम के वो सारे सपने के तरह ही रह गए और उनको वास्तविक जीवन में कुछ भी नहीं मिला था। यहाँ पे जो कवि है वो अपनी प्रेसी का आगे कंटिन्यू करते हैं कि वो उनकी जो प्रेमिका होती है प्रेसी, उसके जो गाल होते हैं वो इतने सुंदर इतने लाल होते हैं कि उनका वर्णन वो करते हैं जैसे सुबह की सूरज की किरणें होती है ना जैसे लाल लाल, तो वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जो सुबह की भोर है वो उनकी प्रेसी के लाल गालों से ही लेता है, जो लाली होती है वो उसके गालों से ही लाली को प्राप्त करता है। फिर परंतु अब जो ऐसे रूपसी है उसकी छवि ना अब उनका सहारा बनकर ही रह गई है, क्योंकि जो वास्तविक जीवन है उसमें वे क्षण कवि को मिलने से पहले ही छिटक कर दूर हो गए। वो जो क्षण था वो कवि को मिलता उससे पहले ही वो उनसे दूर हो गए थे, जिस कारण वो कहते हैं कि बस वो अब उनका सहारा बनकर ही रह गए हैं। फिर इसलिए आगे कवि कहते हैं कि मेरे जीवन की कथा को जानकर तुम क्या करोगे। तो यहाँ पे कवि अपनी सादगी को दिखाते हैं और वो कहते हैं कि मेरी भलाई और सबकी भलाई इसी में है कि सबके दूसरों के जीवन की कहानी सुनो और अपने सुनाने के बजाय। फिर कवि अपने जो सादगी और जो विनय है उसको स्पष्ट प्रमाण देते हैं और वे दूसरों के जीवन की कथाओं को सुनने और जानने में ही अपनी भलाई बताते हैं। वो कहते हैं कि दूसरों की कथा ही सुनो, उसी में भलाई है। और वे कहते हैं कि अभी उनके जीवन की जो कहानी है वो सुनाने का वक्त नहीं आया है। उनके जो अतीत है उनके अतीत को मत कुरे दो, उन्हें मौन रहने दो, अभी वो समय नहीं आया है। तो यहाँ पे अध्याय ख़त्म हो जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन कोई डाउट कुछ समझ में ना आया हो तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट forget to like, share and subscribe. Thanks for watching.